नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। सीएए पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है। केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों में नोटिस जारी किया है। केंद्र के जवाब के बाद इस पर सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कई बड़ी बातें कही हैं। तत्काल इस कानून पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि 4 हफ्ते का वक्त केंद्र सरकार को दिया गया है। 4 हफ्ते में केंद्र सरकार सभी जो याचिकाएं थी जो दायर की गई थी उस पर अपना जवाब देगी। उसके बाद इस पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। तो सीएए पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है और नोटिस देकर 4 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है। जब केंद्र सरकार का जवाब आएगा तो सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। और अगली खबर गोंडा से है, जहां कोहरे का कहर देखने को मिला। खरगुपुर थाना क्षेत्र के गोंडा बहराइच हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर हो गई और पीछे से आ रही बस भी इन्हीं ट्रकों में टकरा गई। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि डीसीएम भी एक हादसे का शिकार हो गई। 4 वाहनों के आपस में टकराने से 20 से अधिक लोग घायल हो गए और घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल लेकर जाया गया। 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना भयंकर यह हादसा हुआ है। 20 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। दरअसल यह हादसा कोहरे की वजह से हुआ। कोहरे की वजह से 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं, जिसके बाद इस हादसे में 20 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास सड़क किनारे चाय की दुकान में आज तड़के एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर घुस गया। इस दौरान वहां चाय पी रहे 3 युवक ट्रेलर की चपेट में आ गए। इनमें से एक युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया और ट्रेलर को दुकान से बाहर निकलवाकर थाना परिसर में खड़ा कराया गया। और बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर में टेढ़ी पुल के पास एक बेलगाम ट्रक की टक्कर से एक मंदिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। ट्रक के मंदिर से टकराने के बाद स्थानीय लोग एकजुट हो गए और लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। और अब आपको राजस्थान के रणथंभौर का एक वीडियो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 2 बाघ इस भालू को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दोनों बाघों ने भालू पर झपट्टा मारा, भालू ने दमदार तरीके से दोनों बाघों को जवाब दिया और खदेड़ दिया। बेचारे बाघ भालू को अपना शिकार बनाने की बजाय भालू से खुद अपनी जान बचाते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे भालू इन दोनों बाघों को सबक सिखा रहा है। तो यहां पर भालू ने समझदारी दिखाते हुए 2 बाघों को जवाब दिया। दरअसल ये दोनों बाघ इस भालू को अपना शिकार बनाने की फिराक में थे, लेकिन शिकार ही इन बाघों पर भारी पड़ गया और फिर इन दोनों बाघों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और अब बात अमेरिका के एक ऐसे वाटरफॉल की करते हैं जिसे फायरफॉल कहा जा रहा है, जहां झरने में पानी नहीं, आग का अक्स नजर आ रहा है। अमेरिका में आग का झरना, पानी की जगह झरने में आग। कुदरत का है ये करिश्मा या फिर सूरज की किरणों का खेल? वाटरफॉल या
फायरफॉल। यकीनन चौंक गए होंगे आप, सोच में पड़ गए होंगे आप। समझ में नहीं आ रहा होगा ये पानी का झरना है या इन पहाड़ों पर हो रही है अग्नि वर्षा। झरने में आग की पूरी कहानी और इसका विज्ञान बताएंगे आपको। सबसे पहले ये जान लीजिए ये तस्वीर कहां की है। ये तस्वीर योसेमाइट नेशनल पार्क की है। योसेमाइट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में है। इस झरने को हॉस्टेल फॉल भी कहा जाता है। हॉस्टेल फॉल की ऊंचाई करीब 2000 फीट है। हॉस्टेल फॉल की इस तस्वीर को देखकर अगर अब तक आप ये समझ रहे हैं कि ये आग की तस्वीर है और ये आग किसी ज्वालामुखी से निकल रही है, तो फिर आप गलत समझ रहे हैं। आप धोखा खा रहे हैं, क्योंकि ये आग नहीं पानी है। ये आग का गोला नहीं, झरने से नीचे गिर रहे पानी की तस्वीर ही है। अब आपको आग के शक्ल में नजर आ रहे इस पानी की सच्चाई और इसके विज्ञान से रूबरू कराते हैं। दरअसल आग की शक्ल में नजर आ रहे पानी के पीछे सूरज की किरणों का खेल है। एक खास कोण पर जब सूरज की किरणें झरने पर पड़ती हैं, तो पानी आग सा नजर आता है। सूरज की किरणों के लाल और नारंगी रंग की वजह से पानी आग सा नजर आता है। साधारण सा विज्ञान है। सूरज की किरणें जब झरने से नीचे गिरते पानी पर पड़ती हैं, तो पानी सूर्य किरणों का रंग लिए चमकती हैं और दूर से ये आग का गोला नजर आता है। हाँ, इस पूरे मामले में सूर्य किरणों के कोण का खास रोल है और ये सालों भर नहीं बनता। योसेमाइट नेशनल पार्क में ये नजारा महज 2 हफ्ते ही नजर आता है। फरवरी में 2 हफ्ते के लिए हॉस्टेल फायरफॉल नजर आता है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि शाम के समय चंद मिनट के लिए ही ये फायरफॉल सा नजर आता है। आसमान साफ हो तभी हॉस्टेल फायरफॉल सा नजर आता है। वाटरफॉल किसी भी वजह से फायरफॉल सा नजर आए तो फिर इंसानों का चौंकना और सोच में पड़ना लाजमी है। और यही वजह है कि जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, खूब वायरल हो गया और देखने वाले कह रहे हैं, वाह क्या बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आपको एक महिला की थिरकती हुई तस्वीर दिखाते हैं। पहाड़ की एक महिला थिरकती हुई नजर आ रही है। महिला खेत में काम करने गई हुई है। जस्टिन बीबर के गाने पर उसके स्टेप ऐसे सजाए गए हैं जैसे बीबर के एल्बम के लिए इस महिला ने डांस किया हो। वीडियो ने इंस्टाग्राम पर तो हल्का मचा रखा है। जस्टिन बीबर के एल्बम बेबी के यू नो यू लव मी आई नो यू केयर पर गांव की महिला को डांस करते हुए देखना वाकई दिलकश है। और अगली खबर बिहार के सहरसा से है, जहां चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। चोरों ने समरणालय परिसर में लगे मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी की वारदात सदर एसडीओ ऑफिस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि एक युवक पहले मोटरसाइकिल के पास कुछ देर तक मंडराता दिखता है, फिर गाड़ी पर जाकर बैठ जाता है और ठीक कुछ देर बाद मोटरसाइकिल लेकर युवक फरार हो जाता है। बिहार में आज से 3 दिनों यानी 24 जनवरी तक तमाम दवा की दुकानें बंद हैं। ऐसे में मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल बिहार सरकार ने सभी दवा दुकानों में फार्मासिस्ट के माध्यम से दवा बिक्री का फैसला लिया है। बिहार में करीब 52,000 दवा की दुकानें हैं, जबकि सूबे में सिर्फ 7,500 फार्मासिस्ट हैं। ऐसे में बाकी दुकानदारों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। दरअसल बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है और आज से 3 दिनों तक थोक और खुदरा तमाम दवा दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया है।
और बिहार में दवा दुकानदारों की हड़ताल का असर पटना में भी दिख रहा है। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के दवा दुकानदार हड़ताल पर हैं। केमिस्ट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। गोविंद मित्रा रोड में हड़ताल का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। पैलेस हो, उदय पैलेस या कुणाल, तमाम जो बिल्डिंग है वहां पर देख सकते हैं आपकी दुकानों में ताला लटका हुआ है और जो दुकानदार हैं वो अपनी मांग पर डटे हुए हैं। ऐसे में यहाँ से ना तो सप्लाई हो पाएगी कोई दवाएं और ना ही यहाँ पर कोई दवाएं मुहैया हो पाएगी। तो ऐसे में असर पड़ रहा है साफ तौर पर राजधानी पटना समेत बिहार के तमाम जिलों में असर दिखने लगा है। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि बैनर पोस्टर लेकर जो भी थोक विक्रेता है यहाँ पर उतर गए हैं सड़क पर। हम जरा बात करेंगे यहाँ पर, चूंकि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने जिस तरह से आह्वान किया है, सरकार को अल्टीमेटम दिया है, कितना असर पड़ेगा, क्या कहेंगे? हमारी मांगे सरकार मान ले, हमें बंदी करने से कोई फर्क वो नहीं है, लेकिन अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो ये 3 दिवसीय बंदी आगे बढ़ के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चली जाएगी। मुख्य रूप से मांग क्या है? हमारी मांगे फार्मासिस्ट की है और ड्रग एक्ट जो मॉलिस्टेशन कर रही है विभाग, वो हमें बंद करना चाहिए। हमारी छोटी छोटी गलतियों पे हमें मौका देना चाहिए इसको सुधार करने का, लेकिन सरकार ये मौका नहीं दे रही है। अभी हड़ताल जो आप कर दिए हैं तो ऐसे में कोई वार्ता के लिए पहल हुई है कि नहीं? स्वास्थ्य विभाग की तरफ वार्ता के लिए 3 दिन से सरकार के तरफ से पहल हो रही है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी डिमांड जो है वार्ता किस बिंदु पर, वार्ता के लिए हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। हमें है कि 262/15 29/3/19 की जो सर्कुलर है उसको आप वापस लें। अगर सरकार मांगों पर विचार नहीं करती है तो कोई अल्टीमेटम तो नहीं देता? सरकार का अगर नहीं विचार करती है तो हम मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, किसी तरह का परचेज नहीं करेंगे और किसी तरह की दवाई का बिजनेस नहीं करेंगे। तो अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के और इन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है राज्य सरकार को कि सरकार अगर जल्द पहल नहीं करती है तो मार्च से बिहार की तमाम जो दवा दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी और निश्चित रूप से मरीजों की परेशानी भी बढ़ेंगी। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको बताते हैं कि आखिर दवा दुकानदारों ने हड़ताल क्यों किया है। दरअसल हर दवा दुकानदार पर फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य किया गया है। बिहार स्टेट फार्मासिस्ट काउंसिल एक्ट 1940 में इसका जिक्र है। फार्मासिस्ट के बिना दुकानदार दवा नहीं बेच सकते, ये कानून है ये। और इसी को लेकर एक फार्मासिस्ट एक ही दुकान पर काम कर सकता है, दूसरी जगह पर नौकरी करना नियम का उल्लंघन है। नियम तोड़ने पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है। और आपको बता दें कि एक लाइसेंस पर एक ही दुकान खोली जा सकती है। और वहीं फार्मासिस्ट कानून में संशोधन कर सरकार ने यह कार्रवाई की है। फार्मासिस्ट का आधार कार्ड दुकान की लाइसेंस से लिंक होगा। नए नियम से फार्मासिस्ट की धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी और बिना फार्मासिस्ट वाली दुकानों का लाइसेंस रद्द होगा। दुकानदार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और दरअसल लगातार दुकानदारों पर आरोप भी लगते रहे हैं। आरोप ये हैं कि फार्मासिस्ट लाइसेंस को किराए पर देते हैं। कई दुकानें बिना फार्मासिस्ट के ही चल रही हैं। ज्यादातर दुकानदार ग्राहकों को पक्का बिल नहीं देते। कच्चा बिल से सरकार को राजस्व की हानि होती है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि शराबबंदी से बिहार में राजस्व को काफी नुकसान हुआ है। अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शराबबंदी को लेकर जनमत संग्रह कराएगी। हमारी सरकार, जनता की जो राय होगी हमारी सरकार उसी का पालन करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र जी, बिहार सरकार ने शराबबंदी जो लागू किया है उसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, शराबबंदी तो है नहीं, लेकिन सरकार ने जो बिहार सरकार का राजस्व होता है उसको हानि पहुंचाने का काम किया है। जो राज्य सरकार के खजाने में जाता वो जनता के खजाने में जा रहा है। इनके नेताओं के रसूखदार जो नेता हैं एनडीए के, उनके खाते में वो पैसे जा रहे हैं।
इससे तो बिहार का विकास रुक गया। हम अगर लागू करना था, हम भी आपके राय के साथ थे और हम भी शराबबंदी के नाम पर आपके साथ मानव श्रृंखला बनाए थे, लेकिन आपको लगता है कि ये ढकोसला था। हमारी जब सरकार आएगी, एनडीए की महागठबंधन की सरकार आएगी, तो हम जनमत संग्रह करेंगे। किस चीज़ को लेकर जनमत संग्रह करेंगे? नहीं, राजस्व की जो हानि हुई है उसका जनमत संग्रह करेंगे और जनमत संग्रह में जो राय बनेगी वो मैं काम करूंगा। इसमें क्या कुछ करेगा, मतलब आपकी नहीं, सरकार? वो तो जनमत संग्रह करने के बाद जो राय बनेगी वो मैं करूंगा। और भाई वीरेंद्र की शराबबंदी पर जनमत संग्रह के बयान पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू नेता और मंत्री श्याम रजक ने कहा कि आरजेडी पहले अपने काल में किए गए कार्यों का जनमत संग्रह करवाए, जनता सच सामने लेकर आएगी। हवाई सपना देखना आरजेडी छोड़ दे। हम तो कहते हैं कि इतना ही जनमत संग्रह करा लें कि जितने साल वो रहे और जितने साल से उनकी पार्टी है, उनका अपना भी जनमत करा लें कि इस सवाल से अलावा जो देश में कटुता फैलाना, राज्य में कटुता फैलाना, समाज में ईर्ष्या पैदा करना, कई तरह की विविधताएं पैदा करना, कई लोगों का शोषण और दोहन करवाना और करना, इन सारे चीज़ों का भी जनमत उनको पहले करा लेना चाहिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि शराबबंदी में आखिर कब क्या कुछ हुआ। दरअसल 1 अप्रैल 2016 की अगर हम बात करें तो देसी शराब की बिक्री पर रोक लगी। सिर्फ निगम क्षेत्रों में रोक लगाई गई और राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी 5 अप्रैल को लागू की थी। 2 अक्टूबर 2016 को साल 1915 के आधार पर लागू शराबबंदी के नए कानून को लागू किया गया। शराबबंदी कानून में सरकार ने अहम बदलाव 23 जुलाई 2018 को किए। 1 अप्रैल 2016 को देसी शराब की बिक्री पर रोक, सिर्फ निगम क्षेत्रों में विदेशी शराब की बिक्री पर रोक नहीं थी। और शराबबंदी पर लगातार सियासत भी है। पक्ष अपनी तरफ से तर्क देता है तो विरोध में कुछ और तर्क दिए जाते हैं। शराबबंदी से अपराध पर लगाम लगने का तर्क लगातार पक्ष देता रहा है, जबकि विपक्ष ये कहता है कि शराबबंदी से राजस्व को नुकसान हो रहा है। ये भी विपक्ष तर्क देता है कि शराबबंदी के बाद भी शराब की लगातार बिक्री जारी है, तस्करी की जा रही है और इससे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है और शराब माफियाओं को फायदा पहुंच रहा है। और अब इसके बाद सवाल यही है कि क्या आखिर इस तरीके से सियासी रास्ता निकलेगा? सरकार में रहकर समर्थन, विपक्ष में विरोध आखिर क्यों की जा रही है? शराबबंदी का विरोध कर 2020 जीतने का क्या प्लान है आरजेडी की तरफ से? राजस्व के नाम पर नशे के ऊपर सियासत आखिर क्यों की जा रही है? शराबबंदी के विरोध से क्या विपक्ष एकजुट होगा? ये तमाम सवाल है। नीतीश के विरोध के लिए शराबबंदी का क्या विरोध हो रहा है? और अब आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। पलामू डीसी शांतनु अग्रहरी ने ट्रेन में ही जनता दरबार लगा दिया और लोगों की समस्याओं को सुना। दरअसल मोहम्मदगंज प्रखंड के भजुनिया गांव में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसके लिए डीसी और अन्य अधिकारी पैसेंजर ट्रेन से भजुनिया गांव पहुंचे। ट्रेन में सफर करने के दौरान डीसी ने यात्रियों से उनकी समस्याओं को जाना। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से डीसी की एक अच्छी पहल देखने को मिली। वो पैसेंजर ट्रेन से एक गांव में जा रहे थे और उस दौरान जो आसपास के लोग थे उनके साथ वो बैठ गए, उनकी समस्याओं को सुनने लगे ट्रेन के अंदर ही। दरअसल लोकल ट्रेन थी तो आसपास के लोग ज्यादा थे, उनके क्षेत्र की, उनके इलाकों की समस्याओं को जानने की कोशिश यहां पर डीसी ने की। अगर इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो संघर्ष और मेहनत के दम पर सफलता मिल सकती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जमुई की विधवा हो चुकी शारदा देवी ने, जिनकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। संघर्ष के रास्ते पर विजय के लिए प्रेरित ये हैं शारदा देवी। कभी हार नहीं मानने वाली शारदा का जीवन बचपन से ही संघर्षशील रहा। कम उम्र में माँ बाप का साया उठ गया,
फिर जीवन साथी का साथ छूट गया और विधवा हो चुकी शारदा ने संघर्ष, मेहनत और जज्बे से अपनी सफलता लिखी। खुद को स्वावलंबी बनाने के लिए शारदा ने कर्ज लेकर तालाब का निर्माण करवाया और मछली पालन कर 2 पैसे की आमदनी से रोजगार की राह बनाई। बोले ना, पैसे का अभाव से सोचे कुछ पूंजी लगाएं तो मछली पालन करेंगे तो पैसे होंगे घर में, तो अच्छा से खुशहाल से जीवन व्यतीत करेंगे फैमिली में। कितना इसमें खर्चा आया और कहाँ से पैसा आया? कुछ अपना लगाए, कुछ कर्जा ऋण लेकर के किए हैं। सोचे कि बिजनेस करेंगे तो सबको हम धीरे धीरे चुका देंगे ऐसे। जब महिलाओं को दहलीज से बाहर निकलना मुश्किल होता था, तब शिक्षित शारदा ने गांव से बाहर निकली, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद समाज सेवा की भावना के साथ 2006 से आशा कार्यकर्ता बनकर गांव वालों की मदद कर रही हैं। बहुत अच्छी सहायिका है, मतलब मेहनत करके उसको अपना पति भी छोड़ के चला गया है, तो गांव के लिए मेहनत कर रही है, घर घर जाके प्लस तालाब भी बनवाई है अपने गांव के लिए। आगे भी उसका इच्छा है कि मतलब कि आगे भी बहुत सारा मेहनत करेगी वो। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शारदा देवी को पहले मतलब आज से 25 साल पहले ही इनके पति का लापता जो हो गए, इनके छोटे बच्चे जब हुए तब से ये बेचारी मतलब अपने बच्चे का परिवेश करते हुए और समाज का और गांव का स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना डिलीवरी पेशेंट को और उनके बच्चे का स्वास्थ्य का मतलब देखभाल, सुई दवाई करते हुए आज तो शारदा देवी हमारे गांव का एक बहुत बड़ा ही मिसाल बन चुकी है। तालाब खोदी है, मछली पालन के लिए उद्देश्य से ही खोदी है, इसका उपार्जन होना चाहिए ना। 41 साल की शारदा ठिठलपुर गांव के लिए मिसाल बन चुकी हैं। तमाम परेशानियों को झेलकर समाज सेवी बन चुकी शारदा अब स्वावलंबी हो गई हैं और संघर्ष के बल पर कैसे सफलता पाई जा सकती है, इसका उदाहरण भी बन गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। उम्मीद देकर उम्मीदों को मौत के घाट उतार देना किसी अपराध से कम नहीं। लखीसराय के सदर अस्पताल में चल रहा एसएनसीयू मां बाप को बच्चों को बचाने की उम्मीद देकर उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नाम है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, यानी विशेष नवजात देखभाल इकाई। लेकिन यहाँ की व्यवस्था नाम के ठीक उलट है। विशेष की जगह लचर शब्द लखीसराय की एसएनसीयू पर सटीक बैठता है। नवजातों को नया जीवन देने के लिए लखीसराय सदर अस्पताल में लाखों की लागत से एसएनसीयू बनाया गया, लेकिन नवजातों को नया जीवन देने के बजाय ये एसएनसीयू नवजातों के लिए मौत का घर साबित हो रहा है। पिछले 1 साल के आंकड़े पर नजर डालें तो 1 साल में 108 बच्चों की मौत, हर महीने 9 नवजात गंवा रहे जान। पिछले 1 साल में 754 नवजात हुए थे भर्ती। 754 नवजातों में से 108 की मौत, 160 किए गए रेफर। लखीसराय सदर अस्पताल के एसएनसीयू में नवजातों की मौत के पीछे बड़ा कारण उपकरणों की खराबी है। साथ ही यहाँ के एसएनसीयू में महज एक ही चिकित्सक की तैनाती है। कृत्रिम सांस लेने के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं, गर्म रखने के लिए 14 रेडिएंट वार्मर लेकिन 3 खराब, ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन कमेटेटर में 1 खराब, 4 पल्स ऑक्सीमीटर लेकिन 1 खराब। समझा जा सकता है कि बगैर कई महत्वपूर्ण उपकरणों और जो है उसमें कई खराब उपकरणों के साथ चल रहे एसएनसीयू में नवजातों की किस तरह देखभाल होती होगी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि जल्द ही कमियों को दूर किया जाएगा। नहीं, एसएनसीयू है ना, एसएनसीयू है क्या मतलब बच्चे का आईसीयू है, इसमें जो भी बच्चे भर्ती होंगे वो बिल्कुल जो काफ़ी वीक होते हैं या फिर काफ़ी जो कमज़ोर होते हैं, क्लिनिकली जो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं वो भर्ती होते हैं। तो इसलिए है थोड़ा सा जनरल की अपेक्षा तो वहाँ का डेथ रेट ज़्यादा रहेगा और रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे का बेहतर इलाज हो हायर सेंटर पे, इसलिए रेफर किया जाता है, उनको बचाने के लिए रेफर किया जाता है। एसएनसीयू नवजात लाडलों को बचाने के लिए
माँ बाप की एक उम्मीद होता है, लेकिन उम्मीदों के साथ लखीसराय सदर अस्पताल के एसएनसीयू में जो खिलवाड़ हो रहा है वो डराता है। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी बरकरार है। तापमान में वृद्धि के बावजूद पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर और गलन लगातार बनी हुई है, जिसका असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच सैलानी बेहद खुश हैं। पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज लगातार ठंडा बना हुआ है। मकर संक्रांति के बाद तापमान में मामूली वृद्धि और खिली धूप से लोगों ने चैन की सांस ली थी, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश और मैदानी इलाकों में शीतलहर लगातार बने रहने से सर्दी असरदार बनी हुई है। टीवी स्क्रीन पर आप पुंछ, सोलंग, धर्मशाला और कुल्लू की बर्फबारी और दिल्ली में कोहरे के असर की तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करें तो यहां पुंछ में बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की चादर है। प्रदेश के बाकी हिस्सों का भी यही हाल है। हिमाचल प्रदेश के सोलंग वैली में सैलानी बर्फबारी में जमकर मस्ती कर रहे हैं। सैलानियों की भारी संख्या धर्मशाला में भी है। बर्फबारी से जहां नजारा बेहद मनमोहक बन गया है। ये तस्वीरें मनाली की हैं, जहां बर्फबारी से पहाड़ों से लेकर सड़कों तक बर्फ ही बर्फ है। नजारा कुल्लू का है, जहां बर्फबारी से रास्ते बंद होने की वजह से एक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर पैदल चलकर हॉस्पिटल पहुंचाया। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों, दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड, शीतलहर और गलन से लोग परेशान हैं। सुबह कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा। ये 3 तस्वीरें दिल्ली एनसीआर इलाके की हैं, जहां धुंध की वजह से लोग घरों में कैद रहे। गलन और शीतलहर के मद्देनजर कई जगह स्कूल में छुट्टी भी की गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है। कड़ाके की ठंड है, तापमान में गिरावट है और घना कोहरा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री बढ़ा है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा दिल्ली और आसपास के मैदानी राज्यों पर भी बना रहेगा। 27 जनवरी के बाद ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। उत्तरी भारत में भारी मात्रा में बर्फबारी होने के कारण दिल्ली एनसीआर समेत तमाम इलाकों में धुंध और कोहरे की चादर है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में कोहरे के कारण यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। न्यूज 18 बिहार झारखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।